माँ शारदे को वंदन करते हुए हमारे जिनकी सानिध्य में ये संस्थान चल रहा है, श्रीमान NS राठौड़ सर, हमारे बीच में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से पधारे हुए हैं शर्मा जी, संस्थान के सभी टीचर्स, पधारे हुए अभिभावकगण और प्यारे बच्चों। वैसे ज़्यादा कुछ बोलने का अंदाज़ा है नहीं मेरे को, इस तरह के मंच कम ही साझा करता हूँ और अभी तो पिछली 2-3 बार से लगातार शायद यहीं पर साझा कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है। पिछली बार भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सुना होगा। वैसे एग्रीकल्चर के बारे में सर के सामने यदि NS राठौड़ साहब के सामने यदि हम लोग कुछ बात करें तो वो जाया है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये एक तरीके से पुरोधा के रूप में है अपने बीच में, जो इनका एक्सपीरियंस, इनकी लर्निंग, उसके सामने अपन कुछ भी बोले तो बहुत कम है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि क्यों कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है, काहे के लिए कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की अपार संभावनाएं हैं। आप लोगों को चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों के अंदर बहुत अपार संभावनाएं हैं। मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा आपको। गवर्नमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां आप ग्रेजुएट होके या पोस्ट ग्रेजुएट होके या PhD करके आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। सबसे इनिशियल फेज में अपन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सुपरवाइज़र, जो अभी कई बच्चे हैं जो इसी संस्थान से निकल के यहीं से तैयारी करके काफ़ी बच्चे हैं वो अपने मुकाम को हासिल करते हैं। सुपरवाइज़र हो गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये तो मूल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पोस्ट्स है जहाँ पर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद में जा सकते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में। उसके बाद में मैं कॉरपोरेशंस की बात करूँ तो अपने स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे कॉरपोरेशंस हैं, जैसे बीज निगम हो गया, भंडारण निगम हो गया। सेंट्रल में बात करें तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। ये सारे ऐसे संस्थान हैं जिनके अंदर एग्रीकल्चर वालों की डायरेक्ट एंट्री है। इसके बाद में अपन बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में बहुत सारी पोस्टें आती है और लगातार आती है। कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें तो कोऑपरेटिव सेक्टर में इफ़को हो गया, अमूल, इसके अलावा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जिनमें बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आजकल निकल रहे हैं। इन सारे सेक्टर्स में आप लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, तो स्कोप की कोई कमी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, KVKs की बात करें, ARS की बात करें, तो सभी जगह आप लोगों के लिए बहुत स्कोप है। भाई आप अपने साथियों को मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर लिया है तो क्यों लिया है, किसके लिए लिया है, आगे क्या करना है। तो ये तो एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। इसके अलावा अपन बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो आजकल बहुत सारे IITN और IIM किए हुए जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस करने के पर्पज से। तो उनमें मैं बात करूं आपको हाईटेक एग्रीकल्चर की, तो हाईटेक एग्रीकल्चर में आज का युग इतना आगे बढ़ रहा है कि अपन लोग सोच ही नहीं सकते। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो तो चलो करते थे अपने पूर्वज, लेकिन अब जमाना है हाईटेक एग्रीकल्चर का। तो हाईटेक एग्रीकल्चर में अपन आजकल जो क्रॉप्स लेते हैं वो मार्केट में अच्छे भाव में जाती है, और पॉली हाउस के रूप में, हाइड्रोपोनिक के रूप में, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा बहुत कम ज़मीन पे अपन बहुत अच्छी पैदावार और बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अपने को केवल नौकरी के बेस पे ही जीवित नहीं रहना, प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा है। अपने पास ज़मीन है तो अपन आराम से उसमें खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फ्लोरिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो उभरते हुए सेक्टर है और आने वाले टाइम में अपन लोग इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर का भविष्य हमेशा रहना है, कभी ख़त्म नहीं होगा, अपार संभावनाएं हैं। तो आप लोग पूरे जोर और होश के साथ में पढ़ाई करो, पूरे जज्बे के साथ में पढ़ाई करो। आगे का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है।
उसमें आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। इसके बाद मैं थोड़ा आप लोगों को दो चीज़ों में कंपैरिजन करके बताऊंगा। वो अपन जानते सभी है, लेकिन कई दफ़े ऐसा होता है कि अपन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जितने भी बच्चे यहाँ पर है, ज़्यादातर के जो फादर है वो या तो कहीं ना कहीं कोई दुकान, शॉप या एग्रीकल्चर, खेती से जुड़े हुए हैं, इन बिजनेस में जुड़े हुए होंगे। एक तरफ आपके पिताजी को रखो और दूसरी तरफ बच्चे अपने आप को रखो। यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों को हमेशा ये लगता है कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो किस चीज़ को देख के पढ़ाई करूँ। आप अपने पिताजी की मेहनत को देखो। एक मैं शॉपकीपर का एग्जाम्पल लेता हूँ, जिस किसी के पिताजी दुकान का काम करते हैं या दुकान पे जाते हैं, तो उनकी मेहनत देखो आप। सुबह उनकी टाइमिंग फिक्स है, 6 बजे उठेंगे या 7 बजे उठेंगे। उठने के बाद नहाना धोना, जो रोज़मर्रा के काम है वो करना, उसके बाद में टिफ़िन लेना और टिफ़िन लेके दुकान पे राइट समय जाना। रोज़ाना एक दिन भी चूक नहीं होती। छुट्टी होती है तो केवल मेरे हिसाब से दीपावली की होती होगी, या फिर संडे जहाँ पर मार्केट ऑफ रहता है वहाँ संडे की छुट्टी हुआ करती होगी। राइट टाइम शाम को दुकान बंद करना और उसके बाद में वापस घर आना, और ये रूटीन थ्रू आउट ईयर उनका चलता है, पूरे साल। तो जो यहाँ बॉयज़ है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने पिताजी की मेहनत को देखो। यदि उनकी मेहनत का आपने 20% या 30% भी यहाँ पर मेहनत कर ली इस कोचिंग संस्थान में, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप अपने दिलो जहन में इस चीज़ को देखो कि उनकी मेहनत कितनी है। वो जो मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो आप लोगों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये सोचना है कि जो वो मेहनत कर रहे हैं उसका यदि मैंने 20% या 30% भी यहाँ मैंने मेहनत कर ली पढ़ने में उनके रूटीन के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है ना वो पॉजिटिव आएगा 100%। इसी तरह जो बच्चियाँ हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर बच्चियाँ, उनकी मदर है वो हाउस वाइफ ही होगी, घर का कामकाज करती होगी, या कुछ एक ही हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में भी होगी। तो अपनी मम्मी को देखो, उनका रोजाना का रूटीन देखो आप। सुबह 5 बजे उठना, ज़्यादातर 5 बजे उठ के यदि स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनके लिए टिफ़िन तैयार करना, या फादर जॉब में है या कहीं पर भी काम पे जाते हैं तो उनके लिए खाना पकाना। पूरे दिन घर पे काम में लगे रहना। कोई घंटे आधे घंटे जरूर रेस्ट मिल सकती है, बाकी शाम की फिर भोजन की तैयारी वापस स्टार्ट। वही सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक का उनका रूटीन फिक्स है कि नहीं है? तो उस रूटीन को आप देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें। उस मेहनत का बच्चियों आप यदि 10-20% भी मेहनत कर लोगी तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये चीज़ दिलो जहन में रखो कि यहाँ पर हम लोग पढ़ने आए हैं, तैयारी करने आए हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए आप तैयारी करो। और जो यहाँ से सेलेक्ट होके बच्चे निकल गए हैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता की मेहनत को ध्यान रख के आगे की तैयारी करो, जिससे कि आपने जो टारगेट सोचा है वो टारगेट आपको मिल जाए। अब मैं थोड़ा और बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। 3D पे बात करेंगे अपन आज। पिछली बार मैंने एक दूसरा फॉर्मूला दिया था और इस बार 3D पे बात करेंगे। पहला D है डिस्टेंस, दूसरा D है डिसिप्लिन और तीसरा D है डेडिकेशन। यदि ये 3D है, इस फॉर्मूले को आप अपने जीवन में उतारते हो तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। पहला D है डिस्टेंस। आज की डेट में डिस्टेंस कौन कौन सी चीज़ों से रखनी है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो कॉलेज में है बच्चे, उन सारों के लिए बताना चाहूँगा। पहला चीज़ है नशा। आजकल नशा इस कदर बढ़ रहा है गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, कॉलेज स्कूल सब जगह, कि बच्चे जल्दी उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। नशे से हमेशा दूर रहो। किसी भी तरह का नशा हो उसके नज़दीक मत जाओ। आप अपने टारगेट को ध्यान में रखो, अपने माता पिता को ध्यान में रखो और उनके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी आपने टारगेट बना रखा है उसके लिए डेडिकेशन के साथ में तैयारी करो। दूसरा नशा है आजकल मोबाइल एडिक्शन।
जहाँ तक मैं कोचिंग की बात जान रहा हूँ, कोचिंग में तो आपके पास मोबाइल अलाउ है नहीं, लेकिन जो बच्चे कॉलेज में चले गए हैं वो फ्री हैंड हो गए हैं। तो फ्री हैंड हो गए हैं तो यहाँ से जाने के बाद में बच्चे अपने आप को फ्री समझते हैं कि यार मैं तो ठीक है, सिलेक्शन हो गया, मैं तो राजा हूँ, मैं चाहूँ जैसे कर सकता हूँ। लेकिन अभी आपकी जर्नी पूरी नहीं हुई है। उस जर्नी के लिए आपको जो मोबाइल है आपके पास में, उस मोबाइल को उतना ही यूज में करना है जितना आपके काम का हो। जितना आपके काम में आ रहा है उतना ही उसको एक्सेस करो, उसके अलावा उस चीज़ को रहने दो। क्योंकि वो एडिक्शन ऐसा एडिक्शन है जो किसी दवाई से किसी भी तरह सुधार नहीं हो सकता। उसके अलावा तीसरी डिस्टेंस अपन को बना के रखनी है। जो चीज़ें अपनी कल्चर अलाउ नहीं करती उन बातों से अपने को डिस्टेंस बना के रखनी है। इनमें सारी बातें आ गई। अपने परिवार का जो माहौल है, अपने माता पिता की जो इज्जत है, वो इज्जत हमेशा बरकरार रखनी है। ऐसा कोई भी अनएथिकल वर्क या अनएथिकल बात अपने को नहीं करनी है जिससे अपने माता पिता का नाम कहीं खराब हो या उनको झुकने की नौबत आए। तो इस चीज़ को हमेशा दिलो जहन में रखो। दूसरे डी की बात करूँ मैं, डिसिप्लिन। जो बच्चे डिसिप्लिन है या जो इंस्टीट्यूट डिसिप्लिन है, रिजल्ट वहीं का आता है। ये आप लोग सारे लोग जानते हो। यहाँ पर आपको एक डिसिप्लिन वे में, एक अच्छे मैनर में, एक रूट पे चलाया जाता है हमेशा। वो इसीलिए चलाया जाता है कि आपका रिजल्ट आए। यदि अनडिसिप्लिन होंगे तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। ये पूरे जीवन भर बात लागू होगी कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन रहता है पूरे जीवन में, वो हमेशा सक्सेस को प्राप्त करता है, अदरवाइज सक्सेस नहीं मिलती। तीसरे डी की बात करूंगा मैं, डेडिकेशन। जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है, यहाँ पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो जेट का, आईसीआर का या बीएचयू का जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है वो है। कॉलेज से पास आउट जो बच्चे हो गए, उनका जो भी लक्ष्य है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर खुद का पर्सनल बिजनेस करना है, तो उन चीज़ों के लिए आपको अपने आप में एक डेडिकेशन लाना पड़ेगा। उस चीज़ में पीछे लगना पड़ेगा, और पीछे लगोगे तो ही वो चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है, अदरवाइज किसी हालत में प्राप्त नहीं होगी। मैं अपने शब्दों को यही विराम देते हुए पूरे संस्था परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और छोटे भाई जीएल के लिए शुभकामनाएं करना चाहूँगा कि आप इसी तरह उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाओ, और जो मुकाम बच्चे हासिल कर रहे हैं उस मुकाम पर उनको पहुंचाने में जो आपने रास्ता बनाया है, उस रास्ते को इसी तरह आगे बढ़ाते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।